मैंने आपका 30 तक जो सेक्शन पढ़े जाते हैं, 50% क्वेश्चन आपका इन्हीं से बनता है। और हम लोग आपका एक दो सेक्शन बचा है, उसको जल्दी इस हफ्ते प्रयास करते हैं वो भी समाप्त हो जाए। और आपका सेक्शन 28 चल रहा था, एक लेक्चर पूरा ले लिया। वैसे थोड़ा विस्तृत हो गया कोरिलेशन के कारण, क्योंकि भाई समझाना भी था सेक्शन की बातें। तो सेक्शन आपका 28 कहाँ कहाँ पूछा गया था ये बताया गया था। आपका यूपी जे में भी पिछली बार आया था, फिर बिहार जे में भी आया था, एचजेएस में भी क्वेश्चन बना था। एचजेएस में ये बना था कि अगर दो न्यायालयों को अधिकारता प्राप्त है, पक्षकार एग्रीमेंट या करार करते हैं कि विवाद होने पर किसी एक न्यायालय में मुकदमा दायर किया जाएगा, तो ये करार प्रवर्तनीय होगा कि शून्य होगा। कल बताया गया था डिटेल में, प्रवर्तनीय होगा, क्योंकि न्यायालयों की अधिकारता पर रोक तो लगाई गई है, पूर्ण रूप से नहीं, बल्कि कैसी लगाई गई है, आंशिक। तो कौन रोक वाला करार शून्य होगा, पूर्ण, और आंशिक रोक वाला करार वैध। एक और कह सकते हैं कि भाई किसी भी व्यक्ति के पास दो विकल्प है, और दो विकल्पों में से उसने कितना चुन लिया, एक विकल्प उसे अधिकार था। इसके बाद आपका खंड बी, आइए देखा जाए। खंड बी में हम बताए थे कि अगर संविदा द्वारा प्रवर्तित जो अधिकार है, अगर उसको लागू कराने में कोई माने समय को सीमित किया जाता है या कोई प्रतिबंध लगाया जाता है, तो वह प्रतिबंध उस मात्रा तक शून्य होगा। जैसे कि संविदा भंग पर 1 साल के अंदर ही आप मुकदमा कर सकते हैं। अगर ऐसा प्रतिबंध लगाया जाए तो ये प्रतिबंध शून्य होगा। क्यों? क्योंकि कानूनन कितना समय संविदा भंग पर मिला है, 3 साल। तो ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी क्वेश्चन आया है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपका समय सीमा, लिमिटेशन का समय कितना होता है, 3 साल। इसके बाद आपका धारा 28 में 3 अपवाद हैं, और 3 अपवाद से भी क्वेश्चन जाकर यूपीजे में बना है। पहला अपवाद है कि जो विवाद करार के पहले ही उत्पन्न हो चुके हैं, उन विवादों को आर्बिट्रेशन द्वारा या मध्यस्थम द्वारा निपटारा करने का करार वैध होगा। भले ये कहा जाए कि न्यायालय में हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे, आर्बिट्रेशन में, मध्यस्थम में। ये पहला अपवाद है। दूसरा अपवाद, जो करार भविष्य, जो विवाद भविष्य में, देखिए सही है ना आपका अपवाद। तो देखिए, तो पहला तो करार के पहले वाला विवाद है ना, वहीं आप जो विवाद पैदा हो चुके हैं, यही लिखा है ना, ठीक है भाई, और पैदा होंगे, यही है ना आपका। ये बैरक निकाले नहीं, रुकिए भाई निकाल। हो चुके हैं मतलब आपका पहला है ना। एक सेकेंड भाई, नहीं तो अफवाह नंबर भी। एक सेकेंड भाई, क्योंकि अफवाह भी पूछा जाता है कि पहले हो और बाद में। ये क्वेश्चन आपका यूपीजे में आया है कि कौन से अपवाद में क्या है। तो सबसे अच्छा भाई ऐसे न बताया जाए, आपका बेयर एक्ट की बातें ही बताया जाए। देखिए आपका भाई बेयर एक्ट से ही चला जाए, सही रहेगा। पहला अपवाद, 3 अपवाद हैं याद रखिए। आपका 2 अपवाद तो पहले से थे। तीसरा अपवाद आपका 2013 में जोड़ा गया, बैंककार विधि संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। देखिए पहला पद, जो विवाद पैदा हो उसको माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने वाली संविदा की व्यावृत्ति, व्यावृत्ति मने सेविंग,
यानी कि सेविंग का मतलब ये हुआ कि भले ये कहा गया हो कि ये विवाद न्यायालय में न जाकर माध्यस्थम के पास जाएगा, तभी ये करार वैध होगा और ये धारा 28 का अपवाद माना जाएगा। यानी कि यहाँ ये माना जाएगा कि न्यायालय की अधिकारिता को काटा नहीं जा रहा है। देखिए, यह धारा उस संविदा को अवैध नहीं कर देगी जिसके द्वारा दो या अधिक व्यक्ति करार करें कि किसी विषय के या किसी विषयों के किसी वर्ग के बारे में जो विवाद उनके बीच पैदा हो, वह माध्यस्थम के लिए निर्देशित किया जाएगा और कि ऐसे निर्दिष्ट विवाद के बारे में केवल यह वह रकम वसूलनी होगी जो माध्यस्थम द्वारा अधिनिर्णित हो। तो जो पहला अपवाद है, यह संविदा के बाद कोई विवाद उत्पन्न होने पर लागू होगा। पहला पॉइंट ये पकड़ना है जे के लिए। पहला अपवाद अप्लाई ही कब होगा? जब संविदा कर ली गई है और संविदा के बाद कोई विवाद उत्पन्न होता है। तो अगर पक्षकार आपस में करार करते हैं कि जो हम लोगों ने संविदा की है, अगर इस संविदा के बारे में भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो ये विवाद न्यायालय में हम लोग नहीं ले जाएंगे। इस विवाद का निपटारा हम लोग कहाँ कराएंगे? आर्बिट्रेशन के समक्ष, माध्यस्थम के समक्ष। और जो माध्यस्थम फैसला दे देगा, वही रकम क्या होगी? वसूलनी। तो ये जो करार है, ये वैध होगा कि अवैध होगा? वैध होगा, भले ये कहा गया हो कि न्यायालय में हम लोग नहीं जाएंगे। अब माध्यस्थम या आर्बिट्रेशन होता क्या है? आर्बिट्रेशन कहाँ से गवर्न होगा? सीपीसी में कहाँ प्रावधान है और कानून में कहाँ प्रावधान है? अब आपको कोरिलेट करके पढ़ना है, तो पहला कोरिलेशन करिएगा माध्यस्थम का। एक अलग कानून है जो यूपी में तो नहीं पूछा जाता, बिहार में 5 क्वेश्चन आता है, माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996। तो देखिए माध्यस्थम कैसे नियुक्त किया जाता है। ये न्यायालय से बाहर विवाद का हम निपटारा करा रहे हैं, तो ध्यान से पहला अपवाद समझिए। ए और बी दो पक्षकार हैं संविदा का, और ये करार किए हैं कि जो इस संविदा के विषय से जो विवाद भविष्य में उत्पन्न होगा, हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम इसका निर्धारण किसके यहाँ कराएंगे? आर्बिट्रेशन से। तो ए ने अपनी ओर से सी को मध्यस्थ नियुक्त किया और बी ने किसको किया? डी को। और सी और डी मिलकर किसको नियुक्त करेंगे? ई को। तो माध्यस्थम जो बनेगा वह सम होगा कि विषम? तो इसमें सम है कि विषम? विषम। और ये पहला क्वेश्चन, सम नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? विषम। तो कितने माध्यस्थम हो गए? 3। ए और बी ने करार किया है, संविदा से विवाद उत्पन्न हो गया बाद में संविदा के बारे में। इन 3 लोगों के पास मामला ये लोग ले गए ए बी। तीनों लोग जो फैसला देंगे वह माध्यस्थम द्वारा दिया गया फैसला होगा। तो पिछली बार ही बिहार में नाम पूछा गया था कि माध्यस्थम जो निर्णय देता है उसको क्या कहते हैं? ए वार्ड। माध्यस्थम जो निर्णय देता है, डिक्री आदेश नहीं, क्या कहते हैं? एवार्ड। एवार्ड मतलब पंचाट। पंचाट हिंदी में कहते हैं। अधिनिर्णय गलत न हो भाई, बिहार के लिए भी चलते रहना है, तमाम क्वेश्चन आईपीसी में बताए गए, यहाँ भी। तो माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम लागू होगा। अब तुरंत बैक होना है सीपीसी में। कि सीपीसी की धारा में यह प्रावधान है कि विवादों का वैकल्पिक निपटारा किया जा सकता है न्यायालय से बाहर जाकर। सिविल वादों का पक्षकार
निपटारा कर सकते हैं। तो 89 में प्रावधान है। तो बताइए क्या 89 में माध्यस्थम का प्रावधान है कि नहीं है। और फिर आपका पूछा गया था यूपीजे में इसके पहले वाले में कि विवादों का वैकल्पिक निपटारे का प्रावधान सीबीसी के किस आर्डर के किस रूल में। तो आर्डर 10 के रूल ए बी सी हैं वैकल्पिक विवाद ए। वैकल्पिक विवाद पूछा गया था तो अलग बात है, यानी कि आपका ए पढ़ना है आदेश 10 नियम 1A। अब आगे देखा जाए भाई आपका अपवाद नंबर 2 पर आइए। अपवाद नंबर 2 आपका करार या संविदा किए जाने के पहले अगर कोई विवाद उत्पन्न हो गया है उसके लिए प्रावधान करता है, यानी कि आपका प्रीवियस प्रावधान करता है। प्रीवियस यानी कि पूर्ववर्ती। यहाँ भी पूछ सकता है पहला अपवाद पश्चातवर्ती विवाद और दूसरा अपवाद किस विवाद के लिए है, पूर्ववर्ती। पहला अपवाद तब लागू होगा जब संविदा हो गई है और संविदा के बाद कोई विवाद उत्पन्न हो। दूसरा अपवाद तब लागू होगा जब अभी संविदा हुई ही नहीं है और क्या हो गया, विवाद। जैसे कि विवाह तय हो गया, विवाह हुआ ही नहीं, तभी आपका भावी पति पति में भावी कहा जाएगा क्योंकि अभी 7वां फेरा पूरा नहीं हुआ। तो आपका ख्याल ख्याल रह जाएगा, यानी कि जो लोग ख्याल ही पुलाव पकाते हैं आपका पुलाव ही रह जाएगा और विवाद उत्पन्न हो गया। तो ये पूर्व विवाह का पूर्ववर्ती विवाद कहा जाएगा। और ये विवाद आपका जो थर्ड पर्सन रहता है तो एक सुलझाने वाले भी रहते हैं तो उनको दिया जाता है कि आप इस विवाद को सुलझाइए ताकि निश्चित तारीख पर विवाह क्या हो सके, संपन्न। तो आपका तो ऐसे विवाह में वो क्या ले लेते हैं सुलझाने में, दलाली भी। बताइए विवाह में दलाली की संविदा किसके विरुद्ध हमने बताया था, पब्लिक पॉलिसी बता गया था भाई धारा 13 में। फिर आगे आइए, अगर ए बी के बीच संविदा होती है और ए बी ये करार करते हैं कि जो विवाद पहले उत्पन्न हुए हैं उन विवादों का निपटारा हम लोग माध्यस्थम से कराएंगे और माध्यस्थम जो फैसला दे देगा उसको क्या करेंगे, दोनों लोग मानेंगे। तो करार करने के पहले वाले विवाद की बाद वाले पहले वाले। और तीसरा अपवाद देखिए, बैंक अथवा वित्तीय संस्थान के प्रत्याभूति करार की व्यावृत्ति, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर बैंक का मामला है, कोई व्यक्ति करार किया है कि अगर विवाद उत्पन्न होगा तो हम न्यायालय में न जाकर आपका मैंने बैंक का जो आपका मैंने अलग व्यवस्था रहेगी उसी के माध्यम से निपटाएंगे। तो ये करार भी वैध होगा भले ही न्यायालय में जाने से क्या किया गया है, रोका गया। बैंक वाला ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो ये कब जोड़ा गया, 2013 में जोड़ा गया। और बैंककार बही साक्ष्य बैंकर विधि संशोधन अधिनियम द्वारा, इसको ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस ये जानना है कि बैंक के मामले में कौन सा अपवाद, तीसरा। इस प्रकार धारा 28 समाप्त हो गई। अब आइए 29 से एक क्वेश्चन निश्चित बनता है। 29 पर भाई केस याद रखिएगा, डार्लिंगटन बनाम डार्लिंगटन का केस बनता है। और एक क्वेश्चन आपका कह सकते हैं निश्चित बनता है। अब कौन कौन सा क्वेश्चन किस राज्य में बना है उसको भी हमें देखना है और आपका अन्य बातों को भी देखना है। तो जो आपका पूछा जाता है, एक तो दृष्टांत हम बताएंगे, देखिए आपका फिर
अनिश्चितता के कारण करार का शून्य होना। पहला क्वेश्चन भाई, 4-5 क्वेश्चन अच्छे से तैयार रखना है। और जितने इलस्ट्रेशन हैं, आप जब हम कॉन्सेप्ट बता देंगे उसके बाद आप लोग बताइएगा कि इसमें अनिश्चितता है कि नहीं। यानी कि जिस करार में सर्टेनिटी न हो, या जिस करार में निश्चितता न हो, या जिस करार का अर्थ निश्चित करना संभव न हो, वे करार वाइड होंगे, शून्य होंगे। अब एक बार आपका 2-3 उदाहरण, जब भी आप धारा 29 पढ़िए तो आपका कम से कम आपका एक धारा एविडेंस की 93 पढ़ना है। अभी पिछली बार झारखंड में आया था, ए बी से करार करता है कि वह अपना घोड़ा 500 या 1000 में बेचेगा। तो आप लोग खुद बताइए, घोड़ा 500 में बेचा जाएगा कि 1000 में? क्या इस बारे में कोई निश्चितता है? तो नहीं है, तो यह करार ही क्या होगा, कोई मतलब नहीं होगा, शून्य होगा। शून्य मतलब कोई मतलब नहीं होगा। अब आइए, क्या इस गलती को सुधारने के लिए मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है कि नहीं? तो एविडेंस की धारा 93, यही पूछा गया था आपका बिहार झारखंड में। क्या इस गलती को सुधारने के लिए साक्ष्य ग्राह्य होगा कि अग्राह्य होगा? तो अग्राह्य होगा, क्योंकि ये गलती पेटेंट डिफेक्ट है, प्रत्यक्ष गलती है, प्रत्यक्ष संदिग्धता है, प्रत्यक्ष त्रुटि है। देखिए, आपका पहला जो कोरिलेशन आपका करना है वह आपका एविडेंस की किस धारा से करना है? 93। अभी बिहार में जे में मेंस में भी आया था, बिहार में प्री में भी आया, झारखंड में भी आया, और हर एक जगह 93 पूछा ही जाता है। अब कॉन्ट्रैक्ट की धारा 29 आ जाइए, बैक होइए। आपका 29 ये कहता है कि करार अनिश्चितता के कारण शून्य है। यानी कि वे करार जिनका अर्थ निश्चित नहीं है या निश्चित किया जाना शक्य नहीं है, शक्य न आए तो लिख लीजिए पॉसिबल, या संभव नहीं है। शक्य न आए तो संभव लिखिएगा। फिर एक बार देखिए, ऐसा एग्रीमेंट जिसकी मीनिंग या अर्थ निश्चित नहीं है, वह करार भी शून्य होगा। और ऐसा करार जिसका अर्थ निश्चित किया जाना पॉसिबल या संभव नहीं है, वह करार भी क्या होगा, शून्य। अब आप 4-5 उदाहरण पहले देखिए और आप लोग खुद बताइएगा कि ये निश्चित है कि अनिश्चित है। देखिए, ए बी से कहता है कि हे बी, अगर ये घोड़ा भाग्यशाली निकला तो मैं तुम्हें 5 रुपया अधिक दूंगा। क्या भाग्यशाली निकलेगा कि नहीं, कि दुलती मार कर भाग जाएगा? कोई भरोसा है? तो ये करार क्या होगा, अनिश्चितता के कारण शून्य। दूसरा, 4-5 उदाहरण पहले दिमाग में बैठाइए। दूसरा, एक पति है, अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुम्हें तब तक प्रतिमाह पैसा दूंगा जब तक मेरे पास पैसा रहेगा। तो पति के पास पैसा रहे न रहे, क्या ये निश्चित है? तो भाई कब रहे कब नहीं, क्या निश्चित है कि नहीं? नहीं है। अतः ये करार भी क्या होगा, सुन। अब देखिए, ए केवल सरसों का तेल बेचता है और बी से करार करता है कि मैं तुम्हें 100 लीटर तेल दूंगा।
तो आप लोग दिमाग लगाते रहे, क्या इस करार में अनिश्चितता है कि नहीं? नहीं, क्योंकि ए केवल किसका तेल बेच रहा है? सरसों का। अब अगला क्वेश्चन, ये सरसों का भी तेल बेच रहा है, पेट्रोल भी बेच रहा है, डीजल भी आपका, और भी से करार करता है कि मैं 100 लीटर तेल दूंगा। अब कौन तेल देगा? निश्चित है कि अनिश्चित? तो जब अनिश्चित है तो ये करार क्या होगा? शून्य। अगला ये एक अगला जो आपका उदाहरण देखना है, दो आपका और तीन कॉन्सेप्ट बनाया जाए। एक आपका भविष्य में करार करने का करार, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। भविष्य में करार करने का करार क्या होगा? वैध होगा, शून्य होगा, अनिश्चितता के कारण शून्य होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये अनिश्चितता के कारण शून्य होगा, ये जरूर याद रखिए। ये क्वेश्चन काफी हीटेड रहता है, कई बार पूछा गया है कि भविष्य में करार करने का करार। अब फिर उदाहरण देखिए इस पर, ए बी ये करार करते हैं कि इस विषय पर हम लोग भविष्य में क्या करेंगे? करार करेंगे। यानी कि आज करार हुआ और ये कहा गया कि इस विषय पर हम लोग 2 साल बाद क्या करेंगे? करार करेंगे। तो करार करने का करार आपका अनिश्चित होने के कारण शून्य होगा। भविष्य में पक्षकार किसी बात पर राजी हो, राजी न हो, क्या ये निश्चित है? नहीं। अब जैसे कि ए बी आपस में विवाह की संविदा करते हैं और कहते हैं कि हम लोग, मैंने ए बी कहते हैं कि विवाह के बारे में हम लोग भविष्य में करार करेंगे। अब भविष्य में हो सकता है एक एक मिनट में तो मन बदल जाता है, एक एक मिनट में क्या से क्या हो जाता है, कोई भरोसा है? कोई भरोसा नहीं। जब जीवन का भरोसा नहीं तो इसका क्या भरोसा? तो 1 मिनट में क्या हो जाए। तो 2 साल बाद हम लोग शादी के अभी करार करते हैं कि 2 साल बाद शादी के लिए करार करेंगे। अरे भाई 2 साल बाद क्या होगा क्या नहीं होगा? शादी के लिए दोनों पक्षकार रजामंद होंगे कि नहीं, क्या भरोसा? तो ऐसा करार क्या होगा? शून्य होगा। कौन सी धारा में? आपका 29। तो याद रखिए, भविष्य में करार करने का करार, एक लाइन याद रखिएगा, अनिश्चितता के कारण क्या होगा? शून्य। गलत ना हो ये। अब अगला ये एक जो क्वेश्चन बनता है एलएलएम में भी, जे में भी आया, डार्लिंगपन बनाम डार्लिंगपन का केस भी रटना है। डार्लिंगपन बनाम, नोट्स में भी है, डार्लिंगपन बनाम डार्लिंगपन का केस और जस्टिस स्टोवेल। फिर हम दूसरी बार बता रहे हैं, डार्लिंगपन बनाम डार्लिंगपन का केस है और जस्टिस स्टोवेल है। आपका देखिए कैसे क्वेश्चन बना है। इस केस में जस्टिस स्टोवेल ने कहा कि संविदा फालतू समय की मजाकबाजी नहीं है। यानी कि संविदा सउद्देश्य की जाती है, किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। ये गुड्डी गुड़िया का खेल नहीं है कि बिना उद्देश्य के खेल रहे हो। यानी कि संविदा फालतू समय की मजाकबाजी नहीं है। संविदा किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। अगर संविदा में कोई उद्देश्य ही नहीं है तो वह भी संविदा, धारा 29 में वह करार अनिश्चित होने के कारण क्या होगा? सुन। अब क्वेश्चन का मॉडल देखिए। आपका किस जज ने कहा कि संविदा फालतू समय की मजाकबाजी नहीं है? जज का नाम जे में पूछा तो किसने कहा? स्टोवेल। किस केस में कहा गया कि संविदा फालतू समय की मजाकबाजी नहीं है? डार्लिंगपन बनाम डार्लिंगपन। ये किस धारा से गवर्न होगा? 23। और ये अगर बिना उद्देश्य के करार किया जाता है तो धारा 23 के तहत नहीं, धारा 29 के तहत ये करार क्या होगा?
वाइड होगा। अब आइए अगला, लॉक आउट करार। कंसेप्ट पूरा बता दिया जाए। लॉक आउट करार। अब लॉक आउट करार क्या होता है, ये ना भाई। देखिए लॉक आउट करार क्या होता है, थोड़ा सतर्क इसको कंसेप्ट बनाइए। जैसे कि ए एक व्यक्ति है, अपना मकान बेचना चाहता है, तो बी ने क्या काम किया कि ए को 5 लाख रुपया एडवांस दिया और ये कहा कि 10 तारीख तक तुम किसी और को मकान नहीं बेचोगे। 10 तारीख तक हम इस मैंने 10 तारीख तक तुम किसी दूसरे को न बेचना, मैं खरीदना होगा तो बताऊंगा और तुम दूसरे से बात न करना। इसके लिए मैं प्रतिफल के रूप में पैसा दे रहा हूँ। कितना दे रहा हूँ? 5 लाख। इसी को लॉक आउट करार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? यानी कि जब कोई पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को कुछ धन देता है और समय एक निश्चित रहता है, उस निश्चित समय तक ये कहता है कि तुम दूसरे से इस बारे में कोई संव्यवहार न करना, तो इसी को हम क्या कहते हैं? लॉक आउट करार। अब टेक्निकल पॉइंट देखिए कहाँ पकड़ना है। अगर ऐसे करारों में समय निश्चित है तो वह करार वैध होगा, और समय निश्चित नहीं है तो अनिश्चितता के कारण धारा 29 में क्या होगा, सुन फिर इसको एक बार देखिए। अगर ऐसी करारों में समय निश्चित है, सर्टेन है, तो वह करार वैलिड होगा, और समय निश्चित नहीं है तो वह करार धारा 29 में अनिश्चितता के कारण क्या होगा? शून्य होगा। तो आप लोग बताइए, ये जो मैं उदाहरण बताया हूँ, समय निश्चित किया हूँ कि नहीं? मैं किया हूँ। और किस तारीख तक? 10 जुलाई तक मान के चलिए, तो समय निश्चित है कि नहीं? तो ये करार क्या होगा? वैध। और यहीं हम समय नहीं लगाते और कह देते कि एक को भी 5 लाख रुपया दिया और कहा कि किसी दूसरे से तुम अब इस मकान के बारे में अभी बात न करना, और समय नहीं है निश्चित, तो समय नहीं लगाया गया कि कब तक बात न करना, तो ये करार अनिश्चितता के कारण धारा 29 में क्या होगा? सुन केस भी अब बता दिया जाए। जो ये घोड़ा वाला केस बताया गया, वह गुथिंग बनाम लिन का है। केस बता दिया जाए, नोट्स में है। अगर घोड़ा भाग्यशाली निकला तो 5 पाउंड क्या दूंगा? अधिक दूंगा। ये जो अब केस बता दिया, जब कॉन्सेप्ट हो गया तो अब आपका ये घोड़ जो आपका है, ये एक सेकेंड भाई, जो ये घोड़ा वाला बताया गुथिंग बनाम लिन का है, जो ये पति पत्नी वाला बताया गया, ये गोल्ड बनाम गोल्ड का है। पति पत्नी, जब तक पैसा रहेगा मैं तुम्हें क्या करता रहूंगा? देता रहूंगा। तो ये कौन सा केस है? गोल्ड बनाम गोल्ड का है। डार्लिंगपन लिखवा ही दिया गया, और भविष्य में करार करने का करार भी शून्य होता है। ये हो सकता है केस पूछ ले। तो कोर्टनी बनाम टोनेली, भविष्य में करार करने का करार शून्य है, यह केस है कोर्टने। कोर्टने हो सकता है पूछ ले भाई, ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा है। टोनेली, टोनेली का केस है कोर्टने बनाम टोनेली। जस्टिस साहब का डेनिंग, हाँ, टोने तो लेनी है भाई। सही है ना? कोटने बनाम टो लेनी, जस्टिस डेनिंग है भाई, हो सकता है जज का नाम भी पूछ ले।
फिर एक बार बताएं, देखिए आपका कोर्टने बनाम टोलेनी का केस है और जज का नाम है डेनिंग। हो सकता है पूछ ले आपका ये भी 1975 में ये कहा गया, 1975। हो सकता है पूछ ले कि किस केस में कहा गया कि भविष्य में करार करने का करार अनिश्चित होने के कारण शून्य होता है, तो यही केस मार्क कराइए। जज का नाम भी पूछ सकता है। अब आइए, अगला कंसेप्ट अभी 29 में समाप्त नहीं हुआ, बेर एक तो एक ही लाइन में समाप्त हो गया। अगला कंसेप्ट, अगर पक्षकार किसी विषय के बारे में करार करते हैं और कीमत का निर्धारण किसी थर्ड पार्टी पर छोड़ देते हैं, तो बताइए ये करार वैध होगा कि शून्य होगा? थर्ड पार्टी पर छोड़ा जाता है। जैसे ए कहता है कि हे भी मैं तुम्हें घोड़ा बेचूंगा, लेकिन कीमत तुम वह देना जो सी क्या कर दे, निर्धारित कर दे। तो इस उदाहरण में सी क्या हो जाएगा? रेफरी। और सी जो निर्धारित करेगा वही कीमत क्या होगी? दी जाएगी। अब मान लीजिए घोड़ा बेचा नहीं गया और सी कीमत निर्धारित नहीं कर पा रहा है, तो यह करार शून्य होगा। और घोड़ा बेच दिया गया, अभी सी ने कीमत निर्धारित नहीं की, तो कैसी कीमत वसूल की जाएगी? उचित। और न्यायालय क्या करेगा? निर्धारण। इसके बाद अगर ए ने बी को सामान बेचा और कीमत कितना दी जाए इस बारे में करार मौन है, तो न्यायालय उचित कीमत दिलवाते हैं। ये नहीं कि दाम नहीं दिलवाएंगे। कैसी कीमत? उचित कीमत। ये मामला जाएगा माल विक्रय अधिनियम 1930 में। यानी कि जो करार प्रतिफल या कीमत के बारे में मौन होते हैं वे शून्य नहीं होते। अगर सामान दे दिया गया तो जो सामान बेचा है उसे कीमत मिलेगी, उचित कीमत, रीजनेबल प्राइस। और कौन निर्धारित करेगा उचित कीमत? कोर्ट, न्यायालय निर्धारित करेगा। ये नहीं कि घोड़ा बेच दिया और दाम निर्धारित नहीं था तो घोड़ा का दाम तो मिलना चाहिए कि फ्री का चंदन लेंगे। तो अब आइए आपका जो दृष्टांत, ये कॉन्सेप्ट भाई 4-5 बताए गए, हर हाल में याद रखिए, 29 पर बहुत महत्वपूर्ण है। और अब दृष्टांत आइए और एलस्ट्रेशन को एक एक करके देखिए। और अब कंसेप्ट बिल्कुल आप लोग क्लियर कर चुके हैं, तो जो उदाहरण दिए गए हैं उन उदाहरणों पर गौर करिए। और उदाहरण से भी अंदर से कई बार क्वेश्चन आया है। देखिए, ख को का 100 टन तेल बेचने का करार करता है। अब कौन सा तेल 100 टन बेचेगा? क्योंकि सरसों बेचेगा कि पेट्रोल की डीजल, क्या ये निश्चित है कि नहीं? तो बताइए क्या बताया गया? जब निश्चित नहीं है तो ये करार क्या होगा? शून्य। क्यों? क्योंकि कौन सा तेल बेचेगा, किस प्रकार का, ये निश्चित नहीं है। ख को क विनिर्दिष्ट वर्णन का आपका 100 टन ऐसा तेल बेचने का करार करता है जो एक वाणिज्यिक वस्तु के रूप में ज्ञात है। अब शब्द पकड़िए, विशिष्ट वर्णन। तो आप लोग बताइए, विशिष्ट वर्णन मतलब स्पेसिफिक वर्णन का। इसका मतलब ये हुआ कि तेल निर्धारित है कि सरसों का बेचा जाएगा, कि तिल्ली का तेल बेचा जाएगा, कि मूंगफली का। जैसे ही शब्द आया विनिर्दिष्ट वर्णन, विनिर्दिष्ट वर्णन का मतलब ये हुआ कि स्पेसिफाइक। स्पेसिफाइक का मतलब आपका हुआ, दिक्कत होता है, स्पेसिफाइक का मतलब ये हुआ कि आपका तेल कौन बेचा जाएगा यह स्पष्ट वर्णित है। सरसों का बेचा जाएगा कि आपका टमाटर का तेल बेचा जाएगा कि प्याज का तेल बेचा जाएगा? ऐसा शब्द वापस लिए जा रहे हैं। तो कई लोग कहेंगे कि सर प्याज का भी तेल बेचवाने लगे। अरे प्याज तो बोवाते थे 52 बीघा। तो आपका फिर देखिए कहानी भाई, देख रहा हूँ उब गए हैं लोग।
तो तबीयत सही है ना हो अमन भाई? देख रहे हैं आपका पानी उनी पी रहे हैं भाई। नहीं दिक्कत हो तो बताइए, बंद कर दिया जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आपका खत्म किया जाए ना, ताकि आगे सट्टाबाजी लगाया जाए। और देखिए आगे भाई आपका खत्म तो किया जाए इसको कम से कम। फिर एक बार देखिए भाई, अगर विनिर्दिष्ट तेल है, इसका मतलब कि तेल निश्चित था, कोई अनिश्चितता नहीं थी। इसका मतलब कि सरसों का तेल बेचना कि पेट्रोल, ये पूरी तरह क्या है, निश्चित। तो ये करार शून्य होगा कि वैध होगा? वैध। अगला, केवल नारियल का तेल का व्यापारी है, अब केवल ये नारियल बेच रहा है, 20 से करार करता है कि 100 लीटर तेल दूंगा। तो आपका बताइए, केवल नारियल बेच रहा है कि और तेल? तो यहाँ कोई अनिश्चितता है नहीं, क्योंकि कौन सा तेल केवल बेच रहा है। तो ये करार क्या होगा? वैध। भले ही नारियल शब्द का उल्लेख न हो, इससे मतलब नहीं, क्योंकि केवल नारियल ही बेच रहा है। अगला देखिए, रामनगर में मेरे धान्य भंडार में का सारा धान्य खो को बेचने का करार करता है। तो बताइए, एक कहता है कि रामनगर के मेरे गोदाम में जितना अनाज है, पूरा अनाज मैं तुम्हें बेचता हूँ। तो क्या कोई अनिश्चितता है? नहीं, पूरा अनाज। तो ये करार वैध होगा, शून्य नहीं होगा। अगला देखिए, ख को ग द्वारा नियत की जाने वाली कीमत पर 1000 मन चावल बेचता है। अब आइए, यहाँ रेफरी नियुक्त कर लिया जाए। ए बी को आपका चावल बेचता है, और ये होता है कि चावल की कीमत वह दी जाएगी जो सी क्या करेगा, निर्धारित। तो चावल की अगर सी कीमत निर्धारित कर दिया, तो चावल की कीमत वह होगी। और अगर अभी चावल बेचा नहीं गया और सी निर्धारित करने में असफल हो गया, तो करार अब क्या होगा? शून्य। और चावल दे दिया गया और सी अभी कीमत निर्धारित नहीं किया, तो चावल बेचने वाला न्यायालय से पा सकता है कीमत कैसी? उचित। लेकिन अभी चावल नहीं बेचा गया, और रेफरी बेचारा फैसला ही नहीं कर पा रहा है, एक उचित समय तक नहीं बता पाया कि चावल का दाम कितना। तो बताइए, नहीं बता पाया, तो ये करार अब क्या हो जाएगा? शून्य। यानी कि अगर रेफरी या जो सी वाला पर्सन है, सी, अगर कीमत का निर्धारण करने में विफल हो जाए और सामान का लेन देन अभी हुआ नहीं है, तब तो करार क्या होगा? शून्य। और सामान दे दिया गया, तब वसूला जाएगा भाई कीमत। ये थोड़ा कि दूसरा आदमी धनी हो जाएगा। कौन कीमत निर्धारित करेगा? सी तो नहीं, क्या न्यायालय। अंतिम आइए, घोड़ा। इसी घोड़े को लेकर आपका चलना है। आपका घोड़े को 93 एविडेंस में लेकर चलना है, बस रकम में अंतर रहेगा। यहाँ 500 और 1000, और एविडेंस में रकम बढ़ जाएगी, 1000 या 1500। बस एविडेंस में ये होगा कि करार आपका प्रत्यक्ष त्रुटि रहेगी, उस करार में कोई संशोधन नहीं होगा, और 29 में क्या होगा? वह करार शून्य। देखिए, ख को का मेरा सफेद सफेद घोड़ा 500 या 1000 में बेचने का करार करता है। तो बताइए, घोड़ा 500 में बेचा जाएगा कि 1000 में? क्या कहीं कीमत निश्चित है? तो नहीं है। तो ये करार धारा 29 में क्या होगा? शून्य। और ये यही करार आपका एविडेंस की धारा 93 में जोड़िए। क्या इस बारे में कोई मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है कि कीमत 500 देनी थी कि 1000? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो त्रुटि है वह प्रत्यक्ष है, और प्रत्यक्ष त्रुटि को सुधारने के लिए कोई बाह्य साक्ष्य ग्राह्य नहीं होगा। अब वही होगा नहीं होगा दोनों। यही इतना भरमा दिया था झारखंड बिहार में कि कई लोग गलत करके आ गए। बस एक लाइन याद रखिए, ग्राह्य होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। इस प्रकार अनिश्चितता भी आपका समाप्त हो गई।
अब कलबाजी करार पढ़ाया जाएगा, वैजरिंग एग्रीमेंट या पट्टेबाजी, सट्टेबाजी। तो सट्टा उट्टा लगाया जाता है। और केस भी आपका 30 पर याद रखना है। आपका तमाम चीजें आएंगी। तो सट्टा आपका आईपीएल में जैसे सट्टा लगता है मैच उच में, तो सट्टा लगाया जाएगा।